हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैंने आपको क्लास 12th का मैथ्स का सैम्पल पेपर दे दिया है और आज के वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। पेपर आपने देख लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ कि 40 मार्क्स का ही आपका पेपर आएगा, क्योंकि पीछे एक लेटर आया था उसके अकॉर्डिंग 40 मार्क्स का बनता है। तो हमारा जो पहला सेक्शन रहेगा उसमें एक एक नंबर के 11 क्वेश्चन है। सेकंड में 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। थर्ड सेक्शन में 3-3 नंबर के 3 ही क्वेश्चन है। फोर्थ सेक्शन में 5-5 नंबर के 2 और फिर लास्ट हमारा एक केस स्टडी क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखते हैं, पहले सेक्शन ए से हम अपना स्टार्ट करते हैं बेटा। ये है सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन आर 1 2, 2 1 डिफाइंड ऑन सेट ए 1 2 3। सेट है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और ये रिलेशन है। ये बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या सब कुछ है, क्या है। सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तब होता है जब ईच एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, यानी 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए था, 2 2 से और 3 3 से। ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। बच गया सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आप यहाँ से देखो तो 1 2 बिलोंग कर रहा है एंड 2 1 बिलोंग कर रहा है। तो ट्रांजिटिव कब होता है? अगर ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से और ए बी सी से हो जाए, यानी 1 1 से हो जाए, जो कि नहीं है। 1 1 से तो रिलेटेड नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बच जाता है? सिमेट्रिक। और वैसे भी सिमेट्रिक कब होता है? जब अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहे हैं और बी कोमा ए आर को बिलोंग कर जाए, यानी राम लक्ष्मण का भाई प्रूव हो चुका है और लक्ष्मण भी राम का भाई, यानी उल्टा हो जाए, तो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो फर्स्ट का आंसर बी आएगा। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड कहता है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 ओपन इंटरवल होता है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 आ जाएगी। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π क्लोज्ड इंटरवल होता है। अब अगर मैं कॉस इनवर्स -1/2 को अल्फ़ा लूँ तो भाई मेरा कॉस अल्फ़ा आ गया -1/2। कॉस की वैल्यू -1/2 कितने पर होती है? 60 डिग्री पर, यानी कि -cos 60। मैं इसको अगर रेडियंस में लिखूँ तो π/3। तो इसे मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ पाई माइनस π/3 पर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये 2π/3 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा बच्चे हो जाएगा 2π/3। तो यहाँ आ जाएगा 2π/3। एलसीएम ले लो, 12 4 3 जा 3π, 3 4 जा और 4 2 जा 8π। 8 और 3 11/12π आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है। थर्ड पे चलते हैं। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/2, ये 2 है, ध्यान से देखना, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द एंट्रीज ऑन 0 और 1। एंट्रीज एज भी लिख सकते थे कि 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। मेरी बात सुन लो ध्यान से, यानी कि 6 एलिमेंट होंगे। ये एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, यानी कि मुझे कुल मिलाकर कितने एलिमेंट्स चाहिए? 6, और वहाँ पर केवल 0 या केवल 1 आना चाहिए। तो आप इसको परमुटेशन से समझो, आपके पास 6 प्लेस हैं भरने के लिए, 1 2 3 4 5 6, और हर प्लेस पर 2 एलिमेंट आ रहे हैं, या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, और 2 यहाँ आ रहे हैं, 2 यहाँ आ रहे हैं, 2 यहाँ आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2 की पावर 6, कुल मिलाकर 2 की पावर 6 तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो यानी 64 मैट्रिसेस पॉसिबल है। ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपना डायरेक्ट एक फॉर्मूला आइडेंटिटी कह सकते हो। रिजल्ट है एक लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। इस बात को ध्यान रखना कि अगर के
ए का ऑर्डर एन है तो के ए होता है के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ एन की जगह 3 लगा दो तो के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थे आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्टीन्यूटी का ये हमारा क्वेश्चन है। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इज़ कॉन्टीन्यूस, और ये है ग्रेटर देन 1 के लिए 4x प्लस 1। अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कब? 1 पे, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना, कोई लेफ़्ट लिमिट नहीं निकाल। वैसे हमें पता है फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है, जब उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू इक्वल हो। ये तीनों को निकालने मत लग जाना। 1 नंबर का है, क्या ट्रिक लगानी है, यहाँ पर भी x की जगह 1 रख दो और यहाँ पर भी, और दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि लेफ़्ट लिमिट ऊपर वाला है, राइट लिमिट नीचे वाला है, दोनों को इक्वल कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। भाई ये है ना लैम्डा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 4x प्लस 1। ये कुछ नहीं करना आपने एग्जाम में, मैं जस्ट समझा रही हूँ। यहाँ 1 रख दो तो लैम्डा इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 है, 4 इंटू ये, तो ये हो गया लैम्डा 1 माइनस 2 और ये 5, ये माइनस 1 तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 5, माइनस को उस तरफ ले जाओ, लैम्डा की वैल्यू -5 आ जाएगी। टिक लगा दो, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलूँ आगे। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता तो आपको लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू तीनों निकालनी पड़ती और उनको प्रूव करना पड़ता, या लेफ़्ट और राइट को इक्वल दिखाना पड़ता निकाल के। ठीक है, 6th पे आ जाओ। द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या दे रखा है कि अगर किसी सर्कल का रेडियस r है तो इंक्रीज का मतलब होता है उसकी डिफ्रेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज, और 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यानी कि हमें दे रखा है कि बेटा dr/dt रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है वो ये है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा ये हमने बताना है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr होती है। हमें dr/dt पता है, इसको यूज करके सर्कमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज निकालना है। c को डिफ्रेंशिएट कर दो t में, तो dc/dt हो जाएगा 2π साथ में dr/dt। यहाँ पर dr/dt की वैल्यू पुट कर दो, 2π इंटू 0.7, 7 दूनी 14, 1.4 π सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। देख लो कौन सा है, ये वाला है। लॉजिक समझ आ गया? 7th पे चलें। एफ एक्स हमें गिवन है log ऑफ 1 प्लस एक्स, जी एक्स हमें गिवन है e की पावर x, देन द वैल्यू ऑफ एफ ओ जी एक्स। थोड़ा इरेज करके ना स्क्रीन साफ हो जाएगा। अब एफ ओ जी एक्स का क्या मतलब है बेटा? एफ ओ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है? ये है e की पावर x, तो यहाँ पर जी एक्स की जगह e की पावर x लगा दो। ध्यान देना कि एफ एक्स की वैल्यू log 1 प्लस एक्स है, इस ट्रिक को समझना है। एफ एक्स की वैल्यू log 1 प्लस एक्स है। अगर मैं x की जगह y लगा दूँ तो एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी log 1 प्लस वाई। अगर मैं यहाँ 6 लगा दूँ तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 6, यानी इसको चेंज करना है। तो यहाँ e की पावर x है, तो इसमें एफ एक्स में x की जगह पर e की पावर x लगा दो, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस e की पावर x, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये आपका फिलअप में दे रखा है तो आपको कंप्लीट आंसर यहाँ लिखना होगा log 1 प्लस e की पावर x। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर कराती हूँ मैं, dx बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2। इस 2 को स्प्लिट कर लो, तोड़ लो। इसको मैं लिख सकती हूँ dx बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है भाई, 2 की जगह 1 प्लस 1 लिख दो, क्या बिगड़ता है? कुछ भी नहीं। अब इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखो, तो ये तीनों आपके बन रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वेयर
और इस 1 को भी मैं लिख सकती हूँ 1 का होल स्क्वायर। अब आप चाहो तो इस x+1 को z पुट कर लो, चाहो तो, हैं, कईयों को सब्स्टिट्यूशन से समझ आता है। तो dx कितना हो जाएगा dz, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dz, इसकी जगह z रखा बाय z²+1²। डायरेक्ट फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये बन रहा है टेंजेंट इनवर्स z का, और z की जगह पे आपने क्या लगा देना है, क्या पुट किया था z को, x+1 को किया था ना, तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स x+1। तो वहाँ आप इसको अपने आंसर में राइट कर सकते हो। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x+1। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आपने c और लगाना है, टेंजेंट इनवर्स x+1 प्लस c आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे ना, ये यहाँ पर मैंने c नहीं लगाया, तो c ज़रूर लगाना है, टेंजेंट इनवर्स x+1 प्लस c। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। dy/dx आपने फाइंड करना है, और इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन अपना, क्योंकि इसमें x और y सेपरेट नहीं हो रहा है। 2x + 3y = sin x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x + 3y = sin x। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, तो 2x की डिफ्रेंशिएशन 1, 3y की डिफ्रेंशिएशन dy/dx और sin x की cos x। dy/dx निकालना है, उसने पहले ही बोल रखा है, तो 2 1 जा 2 को राइट में ले जाओ, ये हो जाएगा 3 dy/dx = cos x - 2। अब 3 को राइट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/3 × cos x - 2, और इस आंसर को आप अपना यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। केवल आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है, देखो ज़रा। फाइंड द वैल्यू ऑफ -π/2 to π/2 sin³ x dx। एक रिज़ल्ट मैं आपको याद दिला दूँ कि इंटीग्रेशन -a to a fx dx 0 होता है अगर ये फंक्शन ओड है। ऑड का मतलब अगर f ऑफ -x माइनस ऑफ fx के इक्वल हो। तो ये जो sin³ है, अगर इसमें मैं -x रखती हूँ तो ये माइनस ऑफ sin³ x बनेगा, तो ये ओड है, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 0। और अब जल्दी से देखते हैं 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन, जो कि असर्शन रीजन है। इसके ऑप्शन आप सबको पता होंगे कि अगर हमारा ए ऑप्शन हम कब चूज़ करते हैं, असर्शन इज़ ट्रू, रीजन इज़ ट्रू, एंड असर्शन एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। बी ऑप्शन कब चूज़ करते हैं, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी हम कब चूज़ करते हैं, सी हम कब चूज करते हैं अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, और डी कब चूज करते हैं जब असर्शन फॉल्स है और रीजन अपना ट्रू है। तो देखते हैं इन दोनों असर्शन रीजन में क्या है। पहला असर्शन ये कह रहा है कि द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन 2। बिल्कुल है, लीनियर फंक्शन हमेशा ना 1 1 एंड ऑन 2 होते हैं। 2x1 2x2 के इक्वल है तो x1 x2 के, और हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो ये तो ट्रू है। अंडर एनी 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज एंड ऑल्सो ए यूनिक प्री इमेज। बिल्कुल सही कह रहा है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन ए। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट ईयर के जितने हाफ ईयरलीज हुए हैं लगभग सब सॉल्यूशन मेरे चैनल पर है। इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लेक्चर पसंद आता है तो शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, ताकि टीचर को भी मोटिवेशन मिलता रहे।